जो कि उस संबंधित राज्य में नाको द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देशों और कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन करती हैं और उनको व्यवस्थित रूप से संचालित करती हैं। आज भी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम आईसी कार्यक्रम करें। इस संबंध में हम लोग समय समय पर कॉलेजों में और गाँव में जाके जो है जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। विश्वविद्यालयों में समाज के हर तबके में जाके हम लोग गांव स्तर तक जाके जो है इन कार्यक्रमों का संचालन करते हैं, जिससे लोगों में जो है HIV के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं, भेदभाव हैं और लांछन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको हम दूर। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। अहो भाग्य साहब, आप रास्ते में मिल गए। कोई समस्या है भुलई? हाँ साहब, फसल अवशेष को लेकर बड़ी समस्या है। समस्या? अरे फसल अवशेष का तो बहुत आसान प्रबंधन है। डीकम्पोजर के माध्यम से फसल अवशेष को खेत में सड़ाकर खाद बनाएं, अपने खेत की उर्वरता भी बढ़ाएं। साहब, फसल अवशेष जलाने वालों पर जुर्माना हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। 2 एकड़ फसल अवशेष जलाने पर 2500, 5 एकड़ पर 5000 और 5 एकड़ से अधिक जलाने पर 15,000 रुपयों का जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है साहब, तो अब हम डिकम्पोजर के माध्यम से पराली प्रबंधन करेंगे। नमस्कार, हमारे बुजुर्ग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा अलग अलग रूप और स्वरूप लेकर आते हैं। खास करके बुढ़ापे में हमारी जो समस्याएं हैं, मानसिक या शारीरिक, दोनों ही बढ़ जाती हैं। इसी विषय को लेकर हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है समाज सेवी मनु नीरज जी को, और साथ ही हैं मीना सोंधी जी। आप भी एक समाज सेविका हैं और साथ ही योगाचार्य भी हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि बुढ़ापे में या बढ़ती उम्र में ज़्यादा परेशानियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं या मिलेंगी, ऐसा कह लें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि लाइफ स्टाइल हमारा क्या होना चाहिए? लाइफ स्टाइल तो बढ़ती हुई उम्र में जैसा कि यही होना चाहिए कि हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी उम्र बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई उम्र में हमें फिटनेस अपनी कैसे रखना है, किस तरह से, और उस हिसाब से चलना चाहिए कि हमारी उम्र बढ़ रही है। तो जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे उसके लिए, तब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारी उम्र बढ़ रही है और हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। इंसान यही स्वीकार नहीं करना चाहता कि हम बुढ़ापे हाँ, नहीं करना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि दिल जवान होना चाहिए। दिल जवान है और हमें मतलब हम अभी तो मैं जवान हूँ जी, अभी तो मैं जवान हूँ। यही सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए। योग बाद में बात करते हैं योग की। जी, लाइफ स्टाइल मैं सुबह से शाम तक का
मैं चाहती हूँ कि सभी योग में लाइफ जिए, क्योंकि योग यानी जोड़ना, यानी हर चीज को स्वास्थ्य से जोड़ना, खुश रहना, परिवार को खुश रखना, अपने आप को सिस्टमैटिक रखना, अच्छा भोजन करना और सकारात्मक बातें करना। नकारात्मक जहाँ शक्तियां हैं वहां से अपने आप को बचा के रखें। यदि आप इस तरह से लाइफ को जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हो और अच्छी सोच रख रहे हैं, अंदर से अगर आपका मन अच्छा है तो शरीर आपका बहुत अच्छा रहेगा और स्वस्थ रहेंगे। लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए ताकि आप ऑफिस में भी जाएं तो किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारी टॉक से भी, मतलब हमें सुबह से शाम तक ही प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारी बातों से भी किसी को दुख ना पहुंचे, सब खुश रहे और हम खुश रहे। अगर हम ऐसी लाइफ स्टाइल जीते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। अभी जैसे मैडम ने कहा कि हमारी बातों से दुख ना पहुंचे, तो जो हमारे बुजुर्ग घर में हैं और जो हमारा परिवार है, जो परिवार की पृष्ठभूमि है, उसको हम क्या कहें कि बुजुर्गों के साथ जो बर्ताव है हमारे लोगों का, बहुओं का या बच्चों का या किसी का भी, वो कैसा होना चाहिए? मनु मैडम, आपसे जानना चाह रहे हैं। स्थिति शबनम जी बहुत ही शोचनीय और खराब होती जा रही है आजकल के दौर में। हर इंसान आपाधापी में पड़ा हुआ है और एक लाइफ स्टाइल के साथ, अपने अपने लाइफ स्टाइल के साथ जीना चाहता है। माँ बाप के लिए उसके पास समय नहीं है। ऊपर से ये मोबाइल युग आ गया है। मोबाइल युग में आने के बाद अगर परिवार में सारे लोग बैठे हैं तो सब मोबाइल पे लगे रहेंगे, कोई नहीं देखेगा। हमें ये तो सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता या हमारे बुजुर्ग क्या चाहते हैं हमसे, कि आप बेटा या बेटी या बहू सुबह से शाम तक कहीं काम में व्यस्त हैं, तो शाम को बेटा अपने जॉब से आने के बाद 5 मिनट माँ बाप के पास भी अगर बैठता है और हालचाल पूछता है तो बहू का मुंह टेढ़ा हो जाता है कि तुम पहले अपने माँ बाप के पास क्यों गए, मेरे पास क्यों नहीं आए। और जबकि उनको जरूरत है, उस समय जरूरत होती है जब वो एकाकीपन महसूस करते हैं कि हमारा अपना कोई होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा दर्द है समाज के अंदर। आप देखिए कि रोज नए नए वृद्धाश्रम बनते चले जा रहे हैं और वहाँ अपने माता पिता को जिन्होंने जन्म देके हमें पाला बड़ा करा, उनको रखने के लिए, उनकी व्यथा सुनने के लिए, उनकी जरूरतें सुनने के लिए बच्चों के पास समय नहीं। और आपके यहाँ के पास में ही एक वृद्धाश्रम है जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि बंदों के 5-5 बेटे हैं और वृद्धाश्रम में बड़ी खराब स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति है। और ज्यादातर स्थिति यही चल रही है कि मुझे तो बहुत दुख होता है देख के कि माँ बाप के लिए समय नहीं है, बिल्कुल उनकी व्यथा सुनने के लिए समय नहीं है। उनको क्या चाहिए, उसी टाइम उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। प्रेम चाहिए, देख रेख चाहिए, कोई मीठा बोल बोले वो चाहिए उनके लिए। बिल्कुल। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, क्योंकि अगर हमारे माता पिता हमारे घर में रहते हैं तो हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं वो संस्कार सीखते हैं, क्योंकि हमारे जो दादा दादी मम्मी पापा होते हैं वो हमें, हमारे बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं, अच्छा रहना, अच्छा व्यवहार करना सिखाते हैं। तो माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, ताकि वो अपना मान बनाकर हमारे साथ रहें और हमारे बच्चे भी और हमें भी उनका प्यार मिलता रहे। इन सारी परिस्थितियों के बीच आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सब तो है ही समस्याएं और शायद रहेंगी, समाज के साथ साथ, वक्त के साथ साथ रहेंगी, हो सकता है आगे और बढ़ जाए। तो अपने आप को, एक बुजुर्ग को फिट रहने के लिए योग का सहारा किस तरह लेना पड़ेगा? देखिए, ऐसा कौन सा योग है जो हम लोग कर सकते हैं और मानसिक रूप से भी फ्री रह सकें? मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर स्वस्थ रहना है जी, तो मैं 2 लाइन में आपकी बात कहना चाहूंगी कि डॉक्टरों से, दवाओं से न स्वास्थ्य की आस कीजिए, यदि स्वस्थ रहना है तो योगा अभ्यास कीजिए जी। शक्तियां हैं हम सभी में, ये बात मान लीजिए, शक्तियां हैं हम सभी में, ये बात मान लीजिए। यदि आभास करना है तो प्राणायाम कीजिए। तो योग और प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो शरीर को पूर्ण रूप से, मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से स्वस्थ रखता है। तो मानसिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का अभ्यास यदि हम प्रतिदिन सुबह जब हम उठते हैं, इसके सोच होने के बाद जब शरीर आपका स्वस्थ रहे पूरी तरह से, आप उस समय उठे और भोर के समय में आप प्राणायाम कीजिए, सांसों का अभ्यास कीजिए। किसी योगाचार्य के सानिध्य में रहकर पहले प्रॉपर तरीके से आप प्राणायाम को सीखें कि हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है
वो हमें कैसे करना चाहिए। उससे हमारे लंग्स में प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती। जो आजकल शुगर बहुत ज्यादा लोगों को बढ़ रही है, तो इतनी समस्याएं हो रही हैं, उसमें अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे रोग, एक प्राणायाम से कई रोग में आराम मिलता है। प्राणायाम सुबह ही करा जाता है, किसी और सुबह टाइम भी? शाम दोनों टाइम कर सकते हैं। शाम को भी कर सकते हैं। योग करने के लिए खाली पेट होना चाहिए। अच्छा। तो सुबह के समय हम सबका पेट खाली रहता है, और शाम के समय जब हम लंच के टाइम में खाना ले लेते हैं 1:30 बजे, तो 5 बजे के बाद यानी 3.5 घंटे बाद आप योग कर सकती हैं। अच्छा। एक आसन ऐसा है जो खाना खाने के बाद भी करना चाहिए। अच्छा। वो आसन कहलाता है वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद तुरंत बात करें। अगर आप उसको करते हैं तो आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और ब्लड सर्कुलेशन तेजी से चलता है, लीवर में प्रेशर डालता है और खाना हमारा जल्दी जल्दी पचना शुरू हो जाता है। और जो गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, कब्जियत की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम है, वज्रासन, स्पाइन आपकी इतनी लचीली और इतनी यंग, जितनी लचीली आपकी स्पाइन रहेगी, कमर, रीढ़ की हड्डी, उतने ही आप जवान रहेंगे। अच्छा। आप ये समझ लीजिए, लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर, यहाँ जाते हैं कि मैं जवान दिखूं, स्वस्थ दिखूं, अच्छा दिखूं। अगर आप योग करते हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि 10 साल पीछे आपकी उम्र दिखेगी। अच्छा। जो उम्र है हकीकत की उम्र, तो इतना फर्क पड़ता है। लेकिन उसको सही तरीके से, सही योगाचार्य जो है उनके सानिध्य में आपको सीखना चाहिए। अच्छा, सुबह को जो कहते हैं मॉर्निंग वॉक बाहर जाकर घर से करना चाहिए, वो कितना फायदा देती है? मॉर्निंग वॉक बहुत फायदा देती है, क्योंकि ऑक्सीजन सुबह के समय जो हवाओं में ज्यादा होता है, और आप जब वॉक करते हैं तो एक तो स्वच्छ हवा मिलती है, और जो आप चलते हैं और साथ में आपकी स्वेटिंग, पसीना खूब निकलता है बॉडी से, तो जो वार्मिंग होती है उससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए आपको करना चाहिए। ब्रीदिंग भी, आपकी ब्रीदिंग जो है वो सामान्य होती है, सांस की समस्याएं जो होती है वो दूर होती है, इसलिए आपको वॉक करना चाहिए। मैडम, आपसे जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से आप भी शायद बच्चों से दूर ही रहती हैं, किस तरह से लाइफ को अपने मेंटेन करके और एक स्वस्थ तरीके से जीवन किस तरह जीते हैं? नहीं, उसमें बुजुर्गों को, जैसे हम माँ बाप हैं, बच्चियों से दूर रहते हैं, तो व्यस्तता मस्ट है। सबसे पहले व्यस्त रहना चाहिए किसी भी काम में जी। जो काम हमें पसंद है उस काम में हम लगे। लेखन करते हैं, लेखन में, या और कोई काम करते हैं तो उसमें फ्री ना बैठे। व्यस्तता बहुत जरूरी है। फ्री बैठने से बहुत तरह की बातें दिमाग में आती हैं जो कि सही नहीं रहती और आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो जिस तरह से मैडम ने अभी बताया कि प्राणायाम और तरह के योग भी हैं, आसन भी करना चाहिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हुई योग की बात कि किस तरह से योग के द्वारा हम वृद्धावस्था में या बढ़ती हुई उम्र में खुद को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से। और इसके साथ अब हम इसी विषय पर बात करेंगे। एक चिकित्सकीय सलाह हम लेना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से वृद्धावस्था में जो चेंजेस आते हैं उसको लेकर किस तरह से सावधानियां बरतना चाहिए। इसी विषय में बात करते हैं और हमारे साथ हैं शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सुदीप सरन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि वृद्धावस्था की बात चल रही है कि चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं धीरे धीरे। जब 50 और 60 की उम्र हमारी हो जाती है तो हमें ऐसे क्या खास सावधानियां बरतना चाहिए, या जो चेंजेस होते हैं उनको किस तरह निगरानी करना चाहिए? रफिया जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को अपना अभिवादन करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुदीप सरन, मैं एक फिजिशियन हूँ। आपका प्रश्न बहुत ही तर्क संगत है। बढ़ती उम्र के साथ साथ विशेष रूप से 50 और 60 साल के बाद हर व्यक्ति में कुछ परिवर्तन आते हैं जो सामान्य हैं। जो जैसे बालों का सफ़ेद होना या बालों का उड़ जाना, ये कोई बीमारी तो नहीं है, या त्वचा पे झुर्रियों का आ जाना, ये उम्र के हिसाब से एक सामान्य परिवर्तन है। इसके अलावा कुछ परिवर्तन होते हैं जिनको बहुत गौर से सुनिएगा। नींद का कम हो जाना, आपने देखा होगा वृद्ध लोग सुबह ही 4 बजे उठ जाते हैं, देर से नींद आती है। दूसरी बात, हाजमे का और उतना दुरुस्त ना रहना। इसका मतलब यह हुआ कि पाचन क्रिया कहीं ना कहीं बढ़ते उम्र के प्रभाव में प्रभावित होती है। तीसरी बात, बॉडी में हमारे हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आना,
जिसकी वजह से शरीर की दैनिक क्रियाओं में परिवर्तन आते हैं, जिससे हमारे जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं जिन पे हमारी क्रिया प्रणाली आधारित रहती है वो भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से जोड़ संबंधित दिक्कत आती है। इसके 2 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि वजन काफ़ी बढ़ जाता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे शरीर का वजन पूरा हमारे वर्टिब्रल कॉलम के माध्यम से हमारे हिप के अंदर जाता है, हिप से टांगों के माध्यम से ये पृथ्वी तल को जाता है। लेकिन वजन बढ़ने के बाद में जो सारा जोर हमारे घुटनों पे पड़ता है, जिसकी वजह से 60 साल की उम्र के बाद घुटनों पे किसी न किसी रूप में असर आना बहुत आवश्यक हो जाता है और ये तीसरे चलने में दिक्कत आने लगती है। दूसरी बात यह है, हमारे शरीर का हर टिश्यू प्रारंभिक देर में बहुत लचीला होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो लचीलापन कम होता जाता है और उसके बाद में हमारा अंग अंग अकड़ने लगता है, जिससे मैं कहूँगा कि हमारे हाथ पैर उतने क्रियाशील रूप से नहीं चल पाते हैं जितने कि पहले चलते हैं। तो नतीजा क्या होता है कि हमारी चाल घुटनों के दर्द के कारण प्रभावित हो जाती है। परिवर्तन के कारण हमारा जो ब्रेन है वो भी सिकुड़ने लगता है, जिसको हम मेडिकल परिभाषा में सेरिब्रल एट्रोफी कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में सेरिबेलम नाम का एक हिस्सा होता है जो संतुलन बनाता है, लेकिन वो भी प्रभावित होके वृद्धावस्था में संतुलन भी ठीक से नहीं हो पाता है। याददाश्त पर फर्क पड़ता है उससे। यस, उससे याददाश्त फर्क पड़ता है और आदमी की जो इंस्टेंट मेमोरी होती है, यानी तुरंत उससे पूछे क्या खाया क्या पिया वो नहीं करता, बता पाता है। दूसरी बात एक और है, सामान्य जो हमारे नॉर्मल नियम्स हैं वो उनका भी पालन नहीं करता है। कहीं आपने वृद्धावस्था में लोगों को देखा होगा कि कोई भी बहुत सी असामान्य ऐसी गतिविधि करते हैं। कुल मिला के तो मैं रफिया जी ये कहूंगा, बढ़ती उम्र के साथ साथ 60-70 साल के बाद बिल्कुल स्थिति वैसे हो जाती है जैसे 1 साल का बच्चा। मस्तिष्क तो होता है लेकिन दिमाग करने की कार्यशीलता नहीं होती है, दिमाग उस रूप में काम नहीं करता है। तो ये परिवर्तन हमको समझने होंगे और अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बुढ़ापे में कहें या बढ़ती उम्र के साथ साथ श्वास संबंधी रोग भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम, इस बारे में कुछ बताइए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने अभी कहा था कि शरीर में लचीलापन होता है हमारे हर टिश्यू ऊतक में। मैं बता दूं कि हमारे जो फेफड़े हैं वो भी बिल्कुल गुब्बारे की तरह नरम होते हैं। आपने देखा होगा जो पाइप होता है प्लास्टिक का, शुरू में बहुत लचीला होता है, उसको मोड़ के आप उसका गोला बना सकते हैं, लेकिन बाद में वो इतना सख्त हो जाता है कि अगर आपने मोड़ा तो वो चटक जाएगा। इसी प्रकार से हमारे जो फेफड़े हैं प्रारंभिक दौर में बहुत लचीले होते हैं, बढ़ती उनके उम्र के साथ उनका लचीलापन कम होता चला जाता है, जिससे सांस लेने के साथ जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस से ऑक्सीजन हमारे शरीर को जाती है, जो कि क्रिया प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन वृद्धावस्था में सांस पूरी हम ले नहीं पाते क्योंकि हमारे फेफड़े बहुत जकड़ गए, स्टिफ हो गए। अच्छा। तो पूरी ऑक्सीजन नहीं जा रही है और चूंकि वो इतने सख्त हो गए कि ऑक्सीजन पहुंचने के बाद ऑक्सीजन का अवशोषण भी नहीं हो रहा है। अच्छा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं से हमें मिलने वाली ऑक्सीजन प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति को कम या ज्यादा सांस संबंधित समस्या पैदा होना स्वाभाविक है। और खास तौर से ये जो आजकल प्रदूषण है, कौन सी जगह ऐसी जहाँ प्रदूषण नहीं है। गांव का परिवेश प्रदूषण है, शहर प्रदूषण है, हर जगह प्रदूषण है। साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि क्या करें फिर प्रदूषण के लिए। देखिए, वृद्धावस्था के लोगों को सबसे पहली बात यह है अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना निकलें। दूसरी बात यह है, आज तो कोरोना का टाइम है, लेकिन जब कोरोना का टाइम नहीं हो तब भी मास्क लगाएं। तीसरी बात यह है, अगर निकलना भी है तो प्रातः की बेला में निकलें। अच्छा। या शाम को जाएं, क्योंकि दिन में धूल बहुत ज्यादा होती है और शाम तक वो बैठ जाती है। और तो ये घर में भी धूल मिट्टी से बचें,
गांव के परिवेश में भी गलियों में अनावश्यक रूप से न जाएं, किसी पास की जगह पर घर से निकले वहां तक बैठ जाएं और कम से कम जब रास्ते में जा रहे हो तो गमछे से मुंह ढक लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारे परिवर्तन नेचुरल हैं कि होना ही होना है, स्वाभाविक है उम्र के साथ साथ, तो ऐसा क्या हम लोग कर सकते हैं या वृद्ध लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन सब से बचते हुए जीवन को सुगम रूप से चला सकें? देखिए, जो ईश्वर ने जो प्रकृति का आनंद दिया है वो तो होना ही है। जिसने जन्म लिया है उसको जाना ही है। इस प्रकृति के नियम को कोई नहीं टाल पाएगा। हर व्यक्ति को बुढ़ापा आना है, हर व्यक्ति को वो कष्ट आने हैं, लेकिन जीवन शैली में अगर बातों को समझेंगे तो कष्टों को कम किया जा सकता है। हाँ। मैं बिंदुवार बात करूंगा। हाँ, पहली बात मैंने कहा, पाचन क्रिया प्रभावित हो जाती है। जिंदगी में आपने ये खाया वो खाया, कचौड़ी खाई पूरी खाई, बिल्कुल खा के निपटा लिया। अब तो वो जमाना नहीं है। कचौड़ी तो अब बच्चों को खाने दीजिएगा, मिठाई बच्चों को खाने दीजिएगा। आप संतुलित आहार खाएं, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, घी और ये बटर चिकनाई इन सबको त्याग दें। अच्छा। सलाद का सेवन करें, फल का सेवन करें, फलों के रस का सेवन करें, समय से भोजन करें। जब मैं समय की बात करता हूँ, प्रातः 6-7 बजे तक उठें, चाय बिस्किट लें, 9 बजे तक नाश्ता कर लें, 1-2 बजे खाना लें, हल्का खाना। इसके बाद 4-5 बजे चाय बिस्कुट या कुछ भी व्यंजन आप हल्का सा बना सकते हैं। 8-9 बजे आप अपना डिनर करें और रात्रि भोजन करने के बाद आप टहले अवश्य। ये दोनों समय के भोजन करने के बाद, क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा पाचन क्रिया प्रभावित होती है, तो उसके लिए हर भोजन के बाद टहलना अति आवश्यक है। उसके बाद रात को सोते समय 10 बजे तक सो जाएं और 1 गिलास दूध पिएं और उसके बाद सो जाएं। तो इस शैली को अपनाएं। सुबह उठें, सुबह उठने के बाद शरीर का व्यायाम। देखिए, व्यायाम मैंने कहा भी बात कही थी, शरीर का हर टिश्यू सख्त होता जाता है, लचीलापन खत्म होता जाता है। आप ये चाहते हैं कि आपके हाथ पैर सलामत रूप से चलते रहें, तो उनको आपको चलाना पड़ेगा। आप उन्हें चलाओगे तो वो आपको चलाएंगे। आप उनको निष्क्रिय कर दोगे, वो बदला आप चलेंगे, आपको निष्क्रिय कर देंगे। दूसरी बात, मैंने सेरिबेलम की बात कही थी। सेरिबेलम में आपका बैलेंस डिस्टर्ब होगा। उस बैलेंस के लिए अगर आप टहलना अपना चालू रखेंगे तो ये समस्या बहुत सीमित हो जाएगी। इसके अलावा एक चेतावनी मैं और देना चाहता हूँ, वृद्ध अवस्था में संतुलन बिगड़ने की संभावना रहती है, तो एक स्टिक अपने साथ ले लें। क्योंकि वृद्ध अवस्था में हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जरा सी मोच आने पर भी, जरा सा झटका लगने पर भी किसी भी फ्रैक्चर की संभावना होती है। खास तौर से 80-90 साल की उम्र में हर व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलेशिया, ये वो 2 बीमारी हैं जिसमें शरीर में कैल्शियम बिना किसी कारण से कम हो जाता है। और ऐसा मरीज, आप झटका तो छोड़िए रफत जी, सामान्य रूप से चलते चलते कभी लचक जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। तो संभाल के टहलना, छड़ी के साथ टहलना, शरीर के विभिन्न अंगों का व्यायाम करना, अनावश्यक रूप से कहीं नहीं जाना, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना। बाथरूम बहुत खतरनाक जगह है। हाँ, ये ज्यादातर होता है। अगर बाथरूम में टाइल लगी है गिर जाते तो देख लीजिएगा आपके चप्पल ऐसे हो जो फिसले नहीं। बाथरूम में जगह जगह हैंडल लगवा लीजिएगा, अपनी टॉयलेट सीट पे, दरवाजे के पास में और बीच बीच में जहां पर आप नहाते हैं वहां पर एक हैंडल लगवा लीजिएगा, क्योंकि संतुलन बिगड़ने की संभावना कभी भी रहती है। एक चीज मैं रफत जी और सजेस्ट करूंगा, वृद्धावस्था आने के बाद आपको अपने टॉयलेट में से खूंटी निकलवा देनी चाहिए। अच्छा। जो वो कुंडी जिसे हम कहते हैं। कारण क्या है, अक्सर आपने भी सुना होगा कि वहां पर ब्रेन हैमरेज हुआ और टॉयलेट में मूर्छित हो गए। क्यों ऐसा होता है? ब्रेन हैमरेज 60 to 70% केसेस में प्रातकालीन की
बेला में होता है। अच्छा। इसका अलग कारण है, चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये सुबह 5, 6, 7 बजे करीब होता है। ये वो टाइम होता है जब वृद्ध उठ के टॉयलेट जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अच्छा। और तब घर वाले परेशान होते हैं क्योंकि किवाड़ तोड़ के निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मेरा एक सजेशन होगा कि वृद्धावस्था वाले कमरों में वहां पर खूंटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, मेरा अनुमोदन होगा कि टॉयलेट सीट यूरोपियन होनी चाहिए। हाँ। अब उनको नीचे बैठने वाला इंडियन सिस्टम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देर रात तक नहीं जागना चाहिए। एक और बहुत बड़ी समस्या है, हमारे सारे धार्मिक या हमारे सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन देर रात तक चलते हैं। अब वृद्धावस्था में आपको उनमें शिरकत करने की आवश्यकता नहीं है। जाइए, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना ये आशीर्वाद और ये आशीर्वाद दोनों आशीर्वाद दीजिएगा, सम्मिलित होइएगा, संतुलित भोजन लीजिएगा, नमस्कार कीजिएगा, उनको अपना आयोजन करने दीजिएगा। आपके लिए घर आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा बीच में कि कैल्शियम स्वतः कम हो जाता है, तो क्या हम लोग एक्स्ट्रा कैल्शियम आयरन ले सकते हैं? ये एक अनुमोदन की बात है। कुछ चीजें की कमी है। अगर आप वास्तव में अपने जीवन के प्रति केंद्रित हैं तो कैल्शियम का, विटामिन डी का, बी कॉम्प्लेक्स का, और हमें आजकल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स बताएंगे आपको, कैरोटीनॉइड्स हैं, इन सब की कॉम्बिनेशन वाले भी एक कैप्सूल्स आते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। हाँ जी। लेकिन जो मेडिकली फिट हैं, जिनमें बहुत सारे अवयव जोड़ के एक कंपोजिट फॉर्मूला बनाया गया है, तो उनको लेना एक अच्छी बात है। हाँ, किस उम्र से लेना शुरू कर देना चाहिए? 50 महिलाओं में 45 और 50 साल के बाद कैल्शियम और आयरन का लेना एक अच्छा कदम है। और 50 और 55 साल के बाद एक पुरुष वर्ग के अंदर बाकी हमें चीजें लेना, कैल्शियम, आयरन, बी कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ये सब चीजें भी हेल्पफुल हैं, मददगार हैं और स्वास्थ्यवर्धक हैं। और सुबह को बादाम भी ले लेना चाहिए बूढ़े लोगों के लिए? तो मैं किसी भी पद्धति को नकार नहीं सकता जी। और बादाम का आपका प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। अगर हम 5 से लेकर 10 बादाम खास तौर से भिगो के अगर लें, इसके अलावा हम अगर और मेवाओं की बात करते हैं तो अखरोट और काजू जो मीठे नहीं है, जैसे किशमिश मीठी है, उसको छोड़ के अगर हम इन 3 का सेवन करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि हमारे सभी दर्शकों ने आपकी इन अनमोल बातों से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा और आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि किस तरह से योग के साथ साथ एक डॉक्टर की सलाह को लेते हुए हम अपने वृद्ध जो जीवन है, जो शुरुआत हो रही है, जो उम्र हमारी बढ़ रही है, उसमें किस तरह से देखभाल रख सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार। एक लौ जो जली रोशनी बढ़ चली, अरे होश तो हम तुम्हारा ठिकाने लगाएंगे। हमें बचा लीजिए। आप कौन हैं? वो हमें मार देंगे। कब तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे? अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को सहना भी तो गलत है ना। मुश्किलों से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है रामपुरा।